हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। ये जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। इसमें हम दोनों लैंग्वेज को लेकर के चलने वाले हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट में। तो अगर हमें उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानना है तो उससे पहले हमें फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा। तो उससे पहले हमें किसके बारे में जानना पड़ेगा? फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा। तो हमें ये चीज़ तो समझ में आती है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो प्लांट के फ्लावरिंग पार्ट में होगा। इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझें तो आप लोगों ने क्या दो वर्ड हमेशा सुने हैं, माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन? क्या आपने ये दो वर्ड सुने हैं, माइटोसिस डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन? माइटोसिस डिवीजन, ये डिवीजन क्या करता है? प्लांट की जो सोमेटिक सेल होते हैं या समसूत्री विभाजन होता है, ये कहाँ पर होता है? प्लांट की जो कायिक भाग होता है वहां पर होता है और प्लांट की ग्रोथ या प्लांट की वृद्धि के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। वहीं हम बात करें तो ये कहाँ पर होता है? प्लांट की जो सोमेटिक सेल हैं उनके अंदर होता है। मैम ये सोमेटिक सेल क्या होती हैं? अभी हम इनकी भी बात करेंगे। इसके बाद क्या होता है? मियोसिस होता है। कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। ये कहाँ पर होता है? ये इसकी जो रिप्रोडक्टिव सेल है उनके अंदर होता है। कि मैम ये रिप्रोडक्टिव सेल होती कौन सी हैं? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिप्रोडक्टिव सेल क्या होती हैं। आपने एक प्लांट तो देखा है कि हाँ मैम हमने प्लांट देखा है। तो प्लांट में आपने रूट भी देखी होगी, आपने उसका स्टेम भी देखा होगा और उसकी लीफ भी देखी होगी। ये सब चीज़ें आप कब से देखना स्टार्ट कर देते हो? जैसे ही आपने क्या किया, एक सीड की सोइंग की या सीड की क्या कर दी, आपने बुआई की है। आपने क्या है, एक सीड की अभी बुआई की है। बुआई करने के कुछ दिन बाद आप क्या देखोगे? एक प्लांट बनना स्टार्ट हुआ। एक प्लांट बनना स्टार्ट होते ही आपने क्या देखा? उसके अंदर जड़ें भी निकल रही हैं, उसके अंदर लीफ भी निकल रही है और उसके अंदर स्टेम भी निकल रहा है। ये सारी चीजें आपने देखी। क्या आपने प्लांट के जैसे ही निकलते क्या आपने उसके अंदर फूल देखे? क्या आप फूल देखते हो? जैसे ही प्लांट निकला है, 4-5 दिन का प्लांट हुआ है, जैसे ही 4-5 दिन का प्लांट हुआ है आप उसके अंदर जड़ें भी देख लोगे, स्टेम भी देख लोगे, पत्तियां भी देख लोगे, मतलब कि लीफ भी देख लोगे। लेकिन क्या आपने उसके अंदर फूल देखे हैं? आप फूल नहीं देखते हो। ठीक है, तो ये प्लांट का क्या हो गया? परमानेंट पार्ट हो गया कि भाई ये प्लांट का जब से प्लांट बनेगा तब से हमेशा उसके साथ रहेगा। परमानेंट, कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ेगा। कौन कौन साथ नहीं छोड़ते? पत्तियां, तना और जड़ें, इसके क्या हो गए? परमानेंट पार्ट हो गए, हमेशा इसके साथ रहते हैं। लेकिन प्लांट को खुशी नहीं है इस भाग में। आपने क्या देखते हो? आप फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है? प्लांट के अंदर फूल आते हैं या इसके अंदर क्या आई? बहार हुई। बहार आई और प्लांट भी क्या हुआ? खुश हुआ। प्लांट खुश हुआ कि उसके अंदर क्या आया है? फूल आया है। अब ये क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ये इसका कौन सा पार्ट हुआ? रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ। रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ। ये इसका क्या है? टेम्परेरी पार्ट है। क्यों भाई इसे टेम्परेरी पार्ट क्यों बोल रहे हैं? क्या फूल प्लांट के अंदर हमेशा रहते हैं? टेम्परेरी टेम्परेरी पार्ट। क्या फूल हमेशा प्लांट के अंदर रहते हैं? नहीं रहते। कुछ टाइम के लिए आते हैं, फिर फूल क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। मतलब कुछ टाइम के लिए प्लांट के अंदर बहार आती है, फिर प्लांट वापस सूखा सूखा हो जाता है। उसकी जिंदगी क्या हो जाती है? वैसे ही पहले जैसी दुखी हो जाती है। जो अपने साथ क्या रखती है? लीफ को रखती है, तने को रखती है और रूट को रखती है। मतलब ये पार्ट तो इसका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन फूल क्या होते हैं? कुछ टाइम के लिए आते हैं, तो इसे टेम्परेरी पार्ट बोलते हैं। और ये क्या होता है? इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो प्लांट के अंदर जैसे ही बाहर आती है तो उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या होता है? होता है मियोसिस। मतलब कि जो समसूत्री विभाजन होता है भाई वो यहाँ पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनेंगे? मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बनेंगे। कौन कौन से? मादा युग्मक और नर युग्मक बनेंगे। फीमेल गेमेट और क्या बनेंगे? मेल गेमेट बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इसका परमानेंट भाग है
इसको क्या बोलते हैं, परमाणु, यहाँ पर किस जो सेल होते हैं उसे बोलते हैं सोमेटिक सेल, कि ये कायिक कोशिकाएं हैं। ये हमेशा प्लांट के अंदर रहते हैं और इनमें क्या होती है, दिन प्रतिदिन या डे बाय डे क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। इसी वो वृद्धि किसकी वजह से होती है, माइटोसिस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, माइटोसिस की वजह से होती है। तो ये टोटल बात हुई प्लांट के अंदर कि किस प्रकार प्लांट में क्या होगा, रिप्रोडक्शन। तो हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, कि पादपों में जनन कैसे होगा। तो पादपों में जनन कौन से भाग में होता है भाई, पादपों में जनन होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में जनन होता है, तो हम इसी की स्ट्रक्चर देखेंगे कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है जो इसमें क्या करवा रहा है, रिप्रोडक्शन करा रहा है। जो ये पत्तियां, तना और जड़ें नहीं करवा पा रही, तो इस फूल के अंदर क्या है, जिसके आते ही प्लांट क्या हो गया, खुश हो गया। तो अब इसको हम और एक बार देखें तो किस तरीके से, कि प्लांट के अंदर जो होती हैं, जड़ें होती हैं, तना होता है और लीफ होती हैं। ये रूट हो गई, स्टेम हो गई और लीफ हो गई, ये क्या होते हैं, इसके परमानेंट भाग होती हैं, स्थायी भाग होते हैं। जैसे ही हम एक प्लांट को बचपन से देखना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही एक प्लांट में क्या हुई, सोइंग हमने की, तो तब से ही हमें ये तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। तब तक प्लांट क्या सूखा सूखा है। लेकिन आप देखते हो कि फूल आपको क्या करते हैं, प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पर देखने को मिलते हैं। तो वो फूल क्या करते हैं, प्लांट के अंदर एक टाइम के बाद क्या आती है, बाहर आती है और प्लांट क्या होता है, खुश होता है। और खुश होता है तो ये कौन सा भाग हो गया, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। प्लांट खुश क्यों हुआ है, क्योंकि इस भाग के द्वारा ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। तो जहाँ पर जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वहाँ पर हमेशा मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस का मतलब हो गया अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे मेल और फीमेल गेमेट बनेंगे। लेकिन जो इसका परमानेंट भाग होता है, वहाँ पर कौन सी सेल होती हैं, सोमेटिक सेल होती हैं, कायिक कोशिकाएं होती हैं, जिसमें हमेशा क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये भाग क्या हमेशा, जैसे ही प्लांट के अंदर जो भी वृद्धि होती है, ग्रोथ हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, माइटोसिस की वजह से हो रही है। क्योंकि माइटोसिस किसके अंदर होता है, सोमेटिक सेल के अंदर होता है। और ये सोमेटिक सेल क्या है, प्लांट का परमानेंट भाग है। रिप्रोडक्टिव पार्ट तो क्या है, इसका टेम्परेरी पार्ट है, कुछ टाइम के लिए प्लांट को खुशी देने ये आया है। तो ये हमारी बात हुई इसकी। तो अभी हम किसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इस फूल को, इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर है क्या, इसकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या है, एक फ्लावर है। ये हमारा क्या है, एक फ्लावर है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसकी स्टडी हम लोग करने वाले हैं। फ्लावर के आपने बाहर की तरफ कुछ, आपने एक फूल देखा होगा, उसके बाहर की तरफ कुछ ग्रीन ग्रीन लगे रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज, या इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, केलिक्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, केलिक्स बोलते हैं। फिर ये आप जो देख रहे हो, ये इसके क्या हो गए, केलिक्स हो गए। क्या हो गए, केलिक्स हो गए। बाहर की तरफ कुछ ग्रीन ग्रीन जैसे स्ट्रक्चर होता है जो फूल के लगी हुई रहती है, ये इसके क्या होते हैं, केलिक्स होते हैं। फिर आप देखते हो कि जो फूल होता है, जो फ्लावर होता है, उस पर ये थोड़ी छोटी क्या पंखुड़ियाँ, को क्या पंखुड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई रहती है, जिससे प्लांट क्या लगता है, खूबसूरत लगता है। प्लांट क्या लगता है, खूबसूरत। ये रंग बिरंगी क्या होती है, पंखुड़ियाँ होती हैं। अलग अलग फूलों में ये अलग अलग कलर की पंखुड़ियाँ होती हैं। अगर इसको और भी आप देखो तो आपने देखा होगा कभी एक लड़की जो क्या हुई है, नए नए प्यार में क्या पड़ी है, नए नए प्यार में पड़ी है। अब वो किसी लड़के पर उसे क्रश आया है, क्या हुआ है, लड़के पर क्रश आया है, डाउट है उसे कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता। तो आपने मूवीज में ये देखा होगा, लड़की क्या कर रही है, एक पंखुड़ी को निकाल रही है, फूल की एक पंखुड़ी को निकाल रही है। वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। उस फूल में जितनी भी पंखुड़ियाँ थी, उसको क्या कर देती है, सबको निकाल देती है। सबको निकाल देती है कि करता है नहीं करता है। जो भी उसके पे लास्ट आएगा, और लास्ट में क्या आता है कि वो उससे प्यार नहीं करता। यही तो सच है कि कोई किसी से प्यार नहीं करता है। तो ये सच है। तो लास्ट में उसको सच्चाई पता चल जाती है, लेकिन फिर भी वो बेवकूफ़ क्या करती है, ये मान लेती है कि ये लास्ट वाला नहीं है। नहीं, वो तो प्यार करता है, क्योंकि वो उसका क्या है, क्रश है। तो यही बात हुई कि यह क्या होती है, पंखुड़ियाँ होती है। अब मान लो जैसे ही वो क्या करती है, लड़की उन सारी पंखुड़ियों को हटा देती है। ये पंखुड़ियों को हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, कोरोला या दलपुंज बोलते हैं। हाँ मैम, इस बार समझ में आ गया। फिर अब देखो, जैसे ही वो लड़की ने क्या किया, उसकी सारी पंखुड़ियों को हटा दिया। अब फूल के अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। अब दिखेंगे हमें उसके जो मेन ऑर्गन है, जैसे कि फीमेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों अब हमें दिखाई देंगे। तो जैसे ही वो सारी पंखुड़ियों को हटा देती है तो उसे क्या दिखाई देते हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव दोनों बचते हैं। तो कोरोला क्या करते हैं, कोरोला और कैलिक्स क्या करते हैं, इन मादा जननांग और नर जननांग को क्या करते हैं, ढक करके रखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करते हैं, ढक करके रखते हैं। तो ये हमारा काम हुआ, ये हमारा काम हुआ किसका, ये हमारा काम हुआ दलपुंज का और बाह्य दलपुंज का, जिसे बोलते हैं कैलिक्स और कोरोला। इंग्लिश में, हिंदी में से क्या, सॉरी इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोरोला और इसे क्या बोलते हैं, कैलिक्स। अब फिर अंदर बैठे हैं भाई एकदम पूरे प्रोटेक्शन के साथ बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम बात करें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसकी हम बात करते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, इसे बोला गया कि तुझे एंड्रोसियम के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा, तेरा नामकरण कर दिया गया है, तुझे एंड्रोसियम के नाम से जाना जाएगा। हिंदी वाले बच्चों को कहा गया तुम इसे पुमंग बोल देना, उन्हें क्या कहा गया कि तुम इसे पुमंग बोल देना। तो ये क्या हो गया, पुमंग या एंड्रोसियम क्या हो गया, प्लांट का नर भाग हो गया या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं। ये पुमंग मैम दिखता कैसा है, ये देखो इधर, ये देखो, ये जो आपका है ये क्या है, पुमंग है, इस पर ये दो पालिया जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो ये क्या है आपका, ये आपका पुमंग है, ये क्या है, एंड्रोसियम है, ठीक है। तो मैम ये एंड्रोसियम के अंदर हमें ये लोब भी दिख रही है, ये डंडी जैसी संरचना भी दिख रही है, तो ये क्या है। तो इसीलिए इस पुमंग को और आसानी से समझने के लिए अलग अलग भागों में बांट दिया। ये किसका बना हुआ रहता है कि इसकी एक जो लड़ी है, इसकी जो एक लड़ी है उसे हम क्या बोल देंगे, स्टेमन बोल देंगे, इससे क्या बोल देंगे, स्टेमन बोल देंगे। अभी इसे क्या बोल दिया, इसे बोल दिया भाई ये एक क्या है, स्टेमन है। जो एंड्रोसियम हुआ वो तो क्या हुआ, ये जितने भी प्रेजेंट है उन सबको क्या बोल दिया, जो मेल भाग है उसको क्या बोल दिया हमने, एंड्रोसियम बोल दिया। लेकिन जो ये एक आपको दिख रहा है इसको क्या बोल दिया, स्टेमन बोल दिया, या इसे हम क्या हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पुंकेसर बोल सकते हैं। भाई इसको क्या नाम दे दिया, पुंकेसर नाम दे दिया, ठीक है मैम, इतना समझ में आ गया। अब ये पुंकेसर तो पूरा है, पूरे को क्या बोला है, पुंकेसर बोला। ये भी दो चीजों से बना हुआ है, एक तो क्या, ये आप जैसे ऊपर लोबी जैसी संरचना देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथर, इसको क्या बोलते हैं, एंथर, कि इसके अंदर हमारे जो परागण होते हैं वो बनेंगे। और नीचे इसको क्या बोलते हैं, ये तंतु जैसी संरचना दिख रही है तो इसे क्या बोल दिया, फिलामेंट बोल दिया, इसे क्या बोल दिया, फिलामेंट बोल दिया। एंथर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पराग कोश, ऐसा कोश जो क्या करता है, पराग कणों को इकट्ठा करके रखता है, ऐसा कोश जो क्या करता है, पराग कणों को इकट्ठा करके रखता है, उसे क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं या पराग कोश बोलते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ मैम, कि एंड्रोसियम का काम तो हमने निपटा दिया, हमें समझ में आ गया कि ये एंड्रोसियम कहाँ बैठा है, कि फूल है, उसके बाहर कैलिक्स है, बाह्य दलपुंज है और अंदर क्या है, दलपुंज बैठे हुए हैं। जैसे ही वो लड़की उन सबको हटा देगी अपने प्यार का पता लगाने के लिए कि वो उससे प्यार करता है या नहीं, तो हमें ये दिखाई देंगे, क्या कौन दिखाई देंगे, नर जननांग और मादा जननांग। तो हमने पुंकेसर के बारे में पढ़ लिया कि पुंकेसर जो बाहर की तरफ ऐसे फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देंगे वो क्या है, वो तो है उसका नर भाग जिसे हम एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो ये मादा जननांग होता है इसके बाहर की तरफ इस तरीके से बहुत सारी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, मतलब मादा के चारों तरफ मादा को घेर के कौन खड़े रहते हैं, ये जो नर जननांग पार्ट है जिसे एंड्रोसियम बोलते हैं, ये खड़े रहते हैं। तो इसकी एक को क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, जिसे एंथर और फिलामेंट बोलते हैं, मतलब कि परागकोश और तंतु से बना होता है। फिर हम बात करते हैं कि गाइनोसियम क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं मादा जननांग की, फीमेल या मादा जननांग। ये क्या हो गया, मादा जननांग हो गया, मादा जननांग हो गया भाई ये पूरा का पूरा। इस मादा जननांग के अंदर क्या क्या है, ये हमारी अंदर बहुत ही अंदर कौन बैठी है, फीमेल बैठी है पूरे प्रोटेक्शन के साथ। ये क्या है, इसका जो ऊपर वाला भाग ये होता है इसे बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, इसे हिंदी में बोलते हैं वर्ती कागर, क्या बोलते हैं, वर्ती कागर, क्या बोलते हैं, वर्ती कागर बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इसको क्या बोलते हैं, वर्ती कागर बोलते हैं। इसका जो ये वाला भाग होता है, जो एक आपको एक
फिलामेंट जैसा ही दिख रहा है, इसको फिलामेंट नहीं बोलते, इस बार इसको क्या नाम दे दिया, स्टाइल नाम दे दिया। भाई लड़की है तो स्टाइल तो मारेगी, तो स्टाइल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मादा जननांग में। तो स्टाइल तो किसके अंदर प्रेजेंट होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही होगी, क्योंकि लड़की ही क्या करती है, आजकल ज़्यादा स्टाइल मारती है। लड़की है तो स्टाइल मारेगी, और स्टाइल मारते हुए जहाँ पर जैसे क्या क्या परागण, वो हम बाद में बात करेंगे किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। अभी तो आप पार्ट की बात करो, स्टिग्मा आई और इसने स्टाइल इसके नीचे हो गई। नीचे कौन बैठी है, ओवेरी बैठी है, जहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन बाद में होगा। तो ये 3 चीज़ों से बनी होती है, स्टिग्मा, स्टाइल। स्टाइल को हिंदी में बोलते हैं वर्तिका। नाम भी देखो लड़की जैसा ही है, वर्तिका। कैसा नाम है, वर्तिका, लड़की जैसा है। तो इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं और हिंदी में वर्तिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कागर मतलब कि ऊपर भाग है, अग्र भाग में है, वर्तिकाग्र मतलब ऊपर वाले भाग में है। तो क्या होगी, स्टिग्मा। तो इसको ऐसे याद रख लेना हिंदी वाले, वर्तिकाग्र मतलब अग्र भाग में है। तो ऊपर जो प्रेजेंट है वो वर्तिकाग्र होती है, नीचे कौन प्रेजेंट है, वर्तिका प्रेजेंट है, और अंदर कौन प्रेजेंट है, ओवेरी प्रेजेंट है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं, ये तो मैम हमें समझ में आ गया कि ये इस तरीके से मेल बना रहता है, ये फीमेल बनी हुई रहती है, कि मतलब हमें जायांग, इसके भाई फीमेल जो ऑर्गन था उसको क्या नाम दिया गया, इसको किस नाम से पुकारा गया, इसे बोला गया तुम्हारा नाम क्या है, गाइनोसियम है। अगर वो एंड्रोसियम है तो तू क्या है, तू गाइनोसियम है। तो इसे क्या बोला गया, हिंदी में इसे जायांग बोला गया, और उसे हिंदी में क्या बोला गया, पुमंग बोला गया। स्त्री केसर, इसकी जो एक इकाई थी उसे क्या बोला गया, पिस्टिल बोला गया। क्या बोला गया, पिस्टिल बोला गया। जैसे इसकी एक सिंगल यूनिट को क्या बोला गया था, स्टेमन बोला गया था। ये क्या है, इसकी सिंगल यूनिट। एंड्रोसियम तो पूरा होता है, ये क्या है, इसकी सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट या एकल इकाई को क्या बोला गया, स्टेमन बोला गया। और पिस्टिल फीमेल की जो सिंगल यूनिट थी उसको क्या बोला गया, सिंगल यूनिट को क्या बोला गया, पिस्टिल बोला गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पिस्टिल किसको नाम दिया गया, फीमेल को नाम दिया गया। इसके देखो स्टेमन, क्या है, स्टेमन, नाम में ही क्या आ रहा है, मेन आ रहा है, नाम ही क्या आ रहा है, मेन आ रहा है। मतलब क्या है, ये आदमियों में या नर में प्रेजेंट होगी, किस में प्रेजेंट होगी, नर में प्रेजेंट होगी। और पिस्टिल, नाम देखो कितना सुंदर है, पिस्टिल। तो पिस्टिल है तो मतलब क्या हो गई, फीमेल हो गई। तो ये किसका भाग हो गया, पिस्टिल। तो अब कभी कंफ्यूज नहीं हो गए स्टेमन और पिस्टिल में। स्टेमन है मतलब कि वो क्या है, नर जननांग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, उसकी सिंगल यूनिट को बोलते हैं। वहीं पर फीमेल रिप्रोडक्टिव की सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। तो ये हमने बात की कुल मिलाकर के इसकी। इधर ये देखिए कैलिक्स को लिखा हुआ है, इसकी एक को क्या बोलते हैं, सेपल्स भी इसे बोलते हैं। ये क्या होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, कोरोला होते हैं, जो क्या होते हैं, दलपुज होते हैं। ये क्या करते हैं, इन्हें पेटल्स भी हम लोग बोलते हैं, जो बाहरी सुरक्षा का कार्य करते हैं। फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये तो हमने अभी समझा था कि किस प्रकार माइटोसिस म्यूसिस होता है। आगे आ जाइए, हम देखते हैं कि मेल गेमेट का निर्माण किस प्रकार से होता है। हमने ये देखो, हमने क्या देखा, हमने ये देखा अभी तक कि हमारे पास, हम मेल गेमेट का निर्माण करवा रहे हैं तो हमें हमारे पास मेल जननांग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए। कि ठीक है मैम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना देते हैं। ये हमारा क्या है, फिलामेंट है, जिसे हमने क्या कहा, तंतु कहा। ऊपर की ओर क्या प्रेजेंट था, इसमें पराग कोष प्रेजेंट था, जिसे या हम क्या कह रहे थे, एंथर बोल रहे थे। आपने इधर देखा होगा ध्यान से, आपने इधर ध्यान से देखा होगा कि ये जो एंथर है इसमें ये 2 पालियां हैं। कैसी पालियां, देखे, एक गोला सा है, बीच में एक लाइन और बनी हुई है, मतलब कि ये 2 पालियां, 2 लोब हैं। इसे क्या बोलेंगे, 2 लोब प्रेजेंट है। एंथर के अंदर कैसे, कितनी लोब प्रेजेंट है, 2 लोब प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप आ जाओ, हम इधर ऐसा ही बना देते हैं। हमने भी इसके अंदर क्या बना दी, 2 लोब बना दी, कि ये लो हमने हमारा एंथर बना दिया, इसके अंदर 2 लोब है। हम एक ही को लेकर के स्टडी कर रहे हैं। इस लोब के अंदर क्या होता है, एक ट्रांसवर्स एक लेयर और प्रेजेंट होती है, जो प्रत्येक लोब को क्या करती है, 2 भाग में डिवाइड करती है। क्या करती है, ईच लोब को, ये क्या करती है, ईच लोब या प्रत्येक लोब को क्या करती है, ईच लोब को डिवाइड इनटू 2 पार्ट, 2 भाग में डिवाइड करते हैं। अब सोचो, एक लोब के अंदर 2 भाग हैं, एक लोब के अंदर 2 भाग हैं, तो 2 लोब के अंदर कितने भाग हो जाएंगे,
4 भाग हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इन्हें क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी बोलते हैं, या माइक्रोस्पोरेंजिया इन्हें के नाम से इन्हें जाता है। तो एक एंथर के अंदर क्या हो गई? ये 4 लोब हो गए। अब इन्हीं लघु बीजाणुधानी है या जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, जैसे 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब, ये 4 लोब है। इनमें से एक, इनको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानियां। तो कितनी लघु बीजाणुधानियां हो जाएंगी? 4 क्या हो जाएंगी? लघु बीजाणुधानियां। 4 क्या हो जाएंगी? लघु बीजाणुधानियां। 4 लघु बीजाणुधानियां इनके अंदर हो जाएंगी। ठीक है मैम, समझ में आ गया। 4 लघु बीजाणुधानियां इनके अंदर हो जाएंगे। अब हम इनमें से, इन्हीं लघु बीजाणुधानियों के अंदर क्या बनेंगे? हमारे परागण बनेंगे। ये परागण क्या है? जो हम बात कर रहे थे ना, मेल गेमेट, वो परागण ही होते हैं। परागण ही क्या होते हैं? ये मेल गेमेट होते हैं। मेल गेमेट। मैम आप तो एकदम हिंदी में चलने लग गए, तो इंग्लिश वालों को दिक्कत हो गई। इसे क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन बोलते हैं। पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? मेल गेमेट, या क्या हो गया? नर युग्मक हो गया। क्या हो गया? नर युग्मक हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये नर युग्मक बनते कैसे हैं। हम बात करते हैं कि ये नर युग्मक बनते कैसे हैं। तो पीछे हम आ जाते हैं थोड़ा सा, कि ये नर युग्मक कैसे बनेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस लोबी के अंदर बनेंगे। तो हम एक लोबी की अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर एक लोबी का क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं कि एक लोबी है, इसको हम बाहर निकालेंगे और इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से मेल गेमेट बनेंगे। चारों के अंदर सेम तरीके से ही गेमेट बनेंगे। तो हम एक को क्या कर रहे हैं? यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, एक को स्टडी कर रहे हैं। तो आ जाते हैं, ये हमारे पास क्या है? वो एक लोबी है। अब वो लोबी कैसे बनी रहती है? इसके बाहर की तरफ क्या होती है? एपिडर्मिस लेयर होती है। एपिडर्मिस लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस लेयर को बोलते हैं अधिचर्म कोशिकाएं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिचर्म कोशिकाएं बोलती है। वो लोबी को हमने बाहर निकाल लिया और उसको देख रहे हैं कि वो कैसी कैसी हमें दिखाई देती है, उसके अंदर होता क्या क्या है। तो आपसे पूछा जाए, इस लोबी की जो बाहरी लेयर होती है, वो उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस लेयर बोलते हैं। इसके तरफ अंदर की तरफ क्या होती है? एंडोथीसियम होती है, या एंथोथीसियम इसको नाम से जाना जाता है। एपिडर्मिस को क्या बोल देंगे? बाह्य त्वचा बोल देंगे। एंडोथीसियम को हिंदी में क्या बोल देंगे? एंथोथीसियम बोल देंगे। और इसके अंदर क्या होती है? मिडल लेयर या मध्य लेमेला प्रेजेंट होते हैं। मतलब सबसे बाहर की तरफ ये एपिडर्मिस होगी, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्शन देगी। एंडोडर्मिस होगी इसके अंदर, ये भी इसको प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। फिर मिडल लेयर होती है। मिडल लेयर के अंदर क्या होता है? 2 से 3 लेयर प्रेजेंट होती है। जैसे ये तो सिंगल लेयर है, ये क्या होती है? 2 से 3 लेयर के रूप में प्रेजेंट होती है। 2 से 3 लेयर में ये प्रेजेंट होती है, कि इसकी कितनी, बहुत सारी लेयर ऐसे प्रेजेंट होती है मिडल में। ठीक है मैम, इतना भी हमें समझ में आ गया। फिर आप सबसे अंदर की ओर कौन बैठी है भाई? सबसे अंदर की ओर बैठी है टेपिटम। इसका काम क्या है? इसका मेन काम है, ये क्या करेगी? इसके अंदर जो लघु बीजाणु बनेंगे, जो छोटे छोटे हमारे परागण बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे, उनको पोषण देने का काम कौन करेगी? ये टेपिटम करेगी। तो इस टेपिटम का काम क्या है? न्यूट्रिशन देने का काम है। क्या काम है? न्यूट्रिशन देने का काम है। या ये क्या काम करती है? पोषण देने का काम करती है। हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? पोषण देने का काम करती है। तो यहाँ तक किसी को लेवल दिक्कत? ऊपर वाली तीनों लेयर, ये तीनों लेयर किसका काम करेंगी? प्रोटेक्शन का काम करेगी। किसका काम करेंगी? प्रोटेक्शन का काम करेगी। ये सुरक्षा करने और परागकणों को मुक्त करने के लिए, या मुक्त करने के लिए फटने हेतु निर्मित होती हैं। तो परागकण जब बन जाएंगे इसके अंदर, तो ये क्या होती हैं? जैसे इसके अंदर बहुत सारे परागकण बन जाएंगे, तो ये तीनों लेयर क्या हो जाते हैं? फट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फट जाते हैं। और जो परागकण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। कैसे बाहर निकलेंगे ये हम आगे देख लेंगे। तो ये तीनों लेयर का काम क्या होता है? एक तो इसे सुरक्षा देगी, और जैसे ही पूरे परागण बन गए तो ये एकदम से फट जाते हैं, तो इसके अंदर जो परागण बन चुके हैं वो बाहर निकल जाएंगे। फिर टेपिटम क्या करेगी? इसे न्यूट्रिशन देगी। भाई अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं बन रही हैं, तो उन्हें भोजन भी तो चाहिए, तो उन्हें भोजन कौन देगी? ये टेपिटम की कोशिकाएं देंगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फिर इनर लॉजिस्टिक के अंदर बात करें तो ये किसका काम करती है? नरिशमेंट का काम करती है, या पोषण का काम करती हैं। तो टेपिटम का काम हो गया। डेंस विद साइटोप्लाज्म टू फीड डेवलपिंग सेल। ये क्या होती है? डेंस होती है, जिसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म ज़्यादा होती है, जो फीड कराने का काम करती है। मुख्य इंजन की बात करें, अब इसके अंदर ये जो कोशिकाएं बैठी हुई हैं बहुत सारी, अब इन पर आते हैं कि ठीक है मैम, ये हमें लेयर का समझ में आ गया। पोषण किसको दे रही हैं? जो अंदर इसके अंदर ये टिश्यू जैसी संरचना दिख रहा है, जो एक उत्तक हमें दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनियस टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजाणु जन उत्तक बोलते हैं। बीजाणु जन उत्तक क्यों बोलते हैं? बीजाणु जन उत्तक मतलब कि ऐसी कोशिकाएं जो क्या बनाएंगी? आगे जाकर के बीजाणु बनाएंगी। अब देखो,
मादा मादा बीजाणु बनेगा तो उसे हम बोलते हैं गुरु बीजाणु, क्योंकि महिलाओं को हमेशा क्या बड़ा ही दर्जा दिया गया है, तो उसे बोलते हैं गुरु बीजाणु। तो मादाओं में जो बीजाणु बनेंगे वो कैसे होंगे, गुरु बीजाणु होंगे, जबकि नर के अंदर जो बीजाणु बनेंगे उन्हें क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं। अगर इंग्लिश के अंदर बोलें तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोल देंगे मैक्रोस्पोरोजेनियस टिश्यू। किसके अंदर, मैक्रो मतलब बड़ा, किसके अंदर, फीमेल के अंदर। और वहीं माइक्रोस्पोरोजेनियस टिश्यू किसके अंदर, माइक्रोस्पोरोजेनियस टिश्यू किसके अंदर आ जाएंगे, फीमेल के अंदर आ जाए, सॉरी मेल के अंदर आ जाएंगे। तो अगर हम बात करें इसमें माइक्रो एंड मैक्रो, मैक्रो किसके अंदर आ जाएंगे, मैक्रो आ जाएंगे। मैक्रो कौन, बड़ा का दर्जा किसे दिया गया है भाई, फीमेल को दिया गया है हर जगह। फिर हम बात करें माइक्रो, तो हमेशा नर को क्या दिया गया है, मेल को छोटा दर्जा दिया गया है। तो ये हमारा याद रख लेना, इस तरीके से मेल हो गया और फीमेल हो गया। तो ये स्पोरोजोनियस टिश्यू, इसे हम मैक्रो या मेल क्यों बोल रहे हैं, ये स्पोरोजोनियस टिश्यू में देखो बहुत सारी कोशिकाएं प्रेजेंट है। इस तरीके से ये सारी कोशिकाएं क्या है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड कोशिकाएं मतलब कि द्विगुणित कोशिकाएं। अब इन कोशिकाओं में से एक कोशिका क्या कर लेगी, डिसाइड कर लेगी कि मैं आगे जाकर के क्या बनाऊंगी, नर युग्मक बनाऊंगी। एक कोशिका क्या कर लेती है, डिसाइड कर लेती है मैं आगे जाकर के नर युग्मक बनाऊंगी। कौन सी कोशिका, इनमें से कोई भी एक कोशिका हो सकती है जो इनके साथ कॉम्पीट करेगी, इनमें से जो बेस्ट होगी वो कोशिका क्या करती है, वो डिसाइड कर लेती है कि आगे जाकर के नर युग्मक बनाने का काम तो मैं ही करूंगी। तो इनमें से एक कोशिका किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, पीएमसी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि प्राग मात्र कोशिका के अंदर, पोलन मदर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। पीएमसी का मतलब क्या हो गया, पीएमसी का मतलब हो गया, पीएमसी का मतलब हो गया पोलन मदर सेल। क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल। कि ऐसी कोशिका जो आगे जाकर के क्या बनाएगी, पोलन बनाएगी या पोलन ग्रेन बनाएगी, जिसे क्या बोलते हैं, प्राग मात्र कोशिका हिंदी में। मतलब कि ऐसी कोशिका जो क्या करेगी, आगे जाकर के प्राग को जन्म देगी। तो प्राग को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन होगी, प्राग मात्र कोशिका की प्राग की मम्मी। तो ये कौन होगी, प्राकण की मम्मी हो गई। तो इसे बोलते हैं पोलन मदर सेल। क्या होगी, पोलन मदर सेल हो गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इनमें से कोई एक कोशिका क्या कर लेगी, पोलन मदर सेल का निर्माण करेगी। अब इस पोलन मदर सेल के अंदर क्या होगा, इस पोलन मदर सेल के अंदर क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा या मियोसिस होगा। मियोसिस के द्वारा क्या होगा, मियोसिस के द्वारा आपको पता है, मियोसिस के द्वारा क्या होगा, 4 सेल बन जाएगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा था जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा तो वहाँ पर कौन सा विभाजन होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस के द्वारा ही क्या बोलते हैं, नर युग्मक बनते हैं। तो डिप्लॉइड में जो डिप्लॉइड थी पहले द्विगुणित थी, मियोसिस होने के बाद 4 हैप्लॉइड। आपको ये भी पता होगा कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ पर डिप्लॉइड था तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हैप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगी, जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। कि ये 4 कोशिकाएं किसके अंदर बन गई, उस लोब के अंदर बन गई। तो किसके अंदर, 4 अगुणित कोशिकाएं बन गई। इन्हें क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं। अभी तक इन्हें हम प्रागण नहीं बोलेंगे, अभी हम इसे क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं। कि 4 नई कोशिकाएं बन गई, इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया। तो इस कोशिकाओं के अंदर एक कोशिका डिफाइन हो जाएगी। इस एक कोशिका से क्या बन जाएंगे, फिर 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। 4 कोशिकाएं बन जाएंगी जिसे क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु बोलेंगे। अभी तक ये प्रागण नहीं बना है, इसके बाद ये क्या बनेगा, प्रागण बनेगा। कैसे बनेगा, उसकी प्रोसेस अभी हम देखते हैं। क्या बनेगा, प्रागण बनेगा या क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखना वीडियो को, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी है। अब देखो आप वापस से हमारी इस पाली में आ जाओ। ये हमारी पाली थी, 4 पाली थी इस तरीके से, 1 2 3 4, ये हमारी 4 पालियाँ थी। तो एक पाली के अंदर 4 क्या बन गए, लघु बीजाणु बन गए। ऐसे ही इसके अंदर भी बने होंगे, हमने तो एक पाली का ये अध्ययन किया। ऐसे ही इसके अंदर भी क्या बने होंगे, 4 लघु बीजाणु बने होंगे। अब ये लघु बीजाणु क्या करेंगे, आगे जाकर के किस में कन्वर्ट होंगे, प्रागण में कन्वर्ट होंगे। भाई कैसे कन्वर्ट होंगे मैम, अभी तक इनको प्रागण नाम दिया नहीं दिया। तो प्रागण के अंदर ऐसा क्या होता है, इस लघु बीजाणु में ऐसा आगे जाकर के क्या हो जाएगा कि हम इसे प्रागण नाम दे देंगे। अभी इन्हें प्रागण नहीं बोल रहे, बाद में प्रागण बोलेंगे। क्यों, क्योंकि बाद में क्या होता है, इन लघु बीजाणुओं पर क्या हो जाता है, एक सबसे प्रतिरोधी, एक सबसे रेजिस्टेंट पदार्थ का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। वो रेजिस्टेंट पदार्थ या वो प्रतिरोधी पदार्थ क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन होता है। क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन होता है।
इसे क्या बोलते हैं, ये स्पोरोपोलिनिन होता है। ये रजिस्ट करता है एंजाइम को, एसिड को और टेम्परेचर को। ये कि कोई भी खतरनाक एंजाइम क्यों ना हो वो भी इसको ब्रेक नहीं कर सकता, कोई भी एसिड क्यों ना हो वो भी इसे ब्रेक नहीं कर सकता, कितना ही हाई टेम्परेचर दे दो इसे ब्रेक नहीं कर सकता। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिरोधी है। और ये क्या करता है, परागण के चारों तरफ आ जाता है। तो बताओ अगर ऐसा रेजिस्टेंट पदार्थ परागण के बाहर आ गया तो परागण को कोई ख़त्म कर पाएगा, कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारी बात की स्पोरोपोलिनिन का, इसमें क्या हो जाता है, भंडारण हो जाता है या जमाव हो जाता है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा देखते हैं अब और कि हम इसे परागण कब बोलेंगे। परागण की संरचना की बात करते हैं तो इसकी जो बाहरी लेयर होती है उस पर तो क्या हो जाता है, एक्साइन लेयर जिसे बोलते हैं, या किसी को क्या बोलते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं। बाह्य चोल होगा, बाह्य चोल में क्या हो जाएगा, स्पोरोपोलिनिन का जमाव हो जाएगा। किसका जमाव हो जाएगा, स्पोरोपोलिनिन का जमाव हो जाएगा। अविनाशी स्पोरोपोलिनिन से बना एंजाइम अम्ल और तापमान के लिए क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। दुनिया का सबसे जो प्रतिरोधी पदार्थ है वो क्या है, स्पोरोपोलिनिन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया में उपस्थित उस प्रतिरोधी पदार्थ का नाम बताओ जो क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रतिरोधी होता है, तो वो कौन होता है, स्पोरोपोलिनिन होता है। इसके बाद आता है कि एस्केप है, जर्मपोर की निकास द्वार या जनन छिद्र कितने होते हैं। पराग नली के लिए स्पोरोपोलिनिन रहित या रणनीतिक स्थान होते हैं। कुल मिला के आप छोड़ो, क्या होता है, जैसे बाह्य चोल होता है ना, बाह्य चोल पर कुछ कुछ स्थान क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पर क्या हुआ, पूरे में स्पोरोपोलिनिन का जमाव हुआ, लेकिन इस जगह पर स्पोरोपोलिनिन का जमाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई इस परागण से क्या बनेगी, पराग नलिका बनेगी। कैसे बनेगी वो हम आगे देख लेंगे। इस परागण से क्या होती है, पराग नलिका बनती है। अब ये पराग नलिका पोलन ग्रेन से बाहर भी तो निकलेगी, पराग नलिका बनेगी तो एक नलिका जैसी संरचना इससे बाहर निकलेगी, ऐसे पराग नलिका। तो इस पराग नलिका को हम क्या बोलते हैं, इसको निकलने के लिए जगह चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन का जमाव नहीं होता। इन भागों को क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं, या इसे क्या बोल देंगे, जर्म पोर बोल देंगे। इसे क्या बोल देंगे हम इंग्लिश में, इसे बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं, जर्म पोर इसे बोल देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो ये कुछ जगह पर इसका डिपोजिशन नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पर भी डिपोजिशन हो गया होता तो ये पराग नलिका बाहर निकल ही नहीं पाती, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो प्लांट क्या करता है, खुद से ही अपना जुगाड़ बना के रखता है कि थोड़ी सी जगह छोड़ दे ताकि पराग नलिका निकल जाए, बाकी जगह पर क्या हो जाए, स्पोरोपोलिनिन का जमाव हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर क्या होती हैं, दो कोशिकाएं होती हैं। जो परागण होता है, पहले लघु बीजाणु थी, उसके अंदर एक कोशिका थी, ठीक है। हमारा क्या था, लघु बीजाणु में मियोसिस विभाजन के द्वारा ऐसे हमारे पास 4 कोशिकाएं बन गई थी। इन्हें हम क्या बोल रहे थे, लघु बीजाणु या माइक्रो स्पोरोजेनियस सेल बोल रहे थे। ये क्या थी, माइक्रो स्पोरोजेनियस सेल थी, माइक्रो स्पोरोजेनियस सेल थी। ठीक है मैम, समझ में आ गया हमें। इसे क्या बोल रहे थे, लघु बीजाणु कोशिकाएं बोल रहे थे। अब इन चारों कोशिकाओं में वापस से क्या होता है, माइटोसिस होता है। मतलब कि क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो समसूत्री विभाजन होगा तो हम एक कोशिका को लेकर के चल रहे हैं। अब कौन सी कोशिका को लेकर के चले, एक कोशिका। एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 2 कोशिका बनती है। तो इस एक सेल से इसके अंदर कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, ये 2 कोशिकाएं इसके अंदर बन जाएंगी। तो इसमें से एक कोशिकाओं को तो हम क्या बोलते हैं, जनन कोशिका बोलते हैं। कि इनमें से जो एक कोशिका होगी जो कैसी होती है, स्पिंडल के जैसी होती है या तरकू के आकार की होती है, तरकू के आकार की होती है या स्पिंडल के आकार की होती है, उसे तो हम बोलते हैं जनन कोशिका या जनरेटिव सेल। ये आगे जाकर के ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी परागण या मेल गैमेट बनाएगी। सॉरी, परागण तो बन गया, ये क्या बनाएगी, जनरेटिव सेल आगे जाकर के क्या बनाएगी, मेल गैमेट बनाएगी। क्या मैम ये मेल गैमेट नहीं है, ये नहीं है, मेल गैमेट और आगे बनेगा, देखना क्या बनाएगी, मेल गैमेट बनाएगी। ये तरकू के आकार की होती है, 2 नर युग्मक बनाने के लिए विभाजित होती है। तो ये आगे जाकर के मेल गैमेट बनाएगी। कितने बनाएगी, 2 बनाती है। कैसे बनाती है अभी हम बात कर लेंगे। फिर पास में इसके एक सेल और बनती है, ये क्या होती है, वेजिटेटिव सेल होती है। कैसी सेल होती है भाई, ये वेजिटेटिव सेल होती है या कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिका होती है। इसमें क्या होती है, ये लार्ज एक्ट एज द प्राइमरी फूड रिजर्व। इसका काम होती है, ये एक तो साइज में बड़ी होती है और ये क्या करती है, फूड को रिजर्व करने का काम करती है। कि बाहर तक तो इसको
इसको टेपिटम खाना दे रही थी, अब अंदर आ गया तो हमारे पास जो जनरेटिव सेल है, जनन कोशिका है, वो आगे जाकर के क्या बनाएगी, मेल गेमेट बनाएगी। तो इसको खाना देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इस वेजिटेटिव कोशिका की है। वेजिटेटिव सेल इसको क्या करती है, भोजन देती है। तो वेजिटेटिव सेल का काम तो सिर्फ इतना है, इसको क्या देगी, भोजन देगी। लेकिन जो जनरेटिव सेल है वो क्या बनाती है, मेल गेमेट बनाती है। ये मेल गेमेट कितने मेल गेमेट बनाती है, 2 मेल गेमेट बनाती है। कितने मेल गेमेट बनाती है, 2 मेल गेमेट बनाती है। अब देखो, इसी को हम क्या बोलते हैं, परागण। तो एक परागण के अंदर क्या हो गया, स्पोरोपोलिन का आवरण हो गया, एक जनन छिद्र होता है और इसके अंदर 2 सेल होती हैं या 2 सेल प्रेजेंट होती है। एक तो जनरेटिव सेल प्रेजेंट होती है, एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होती है। ये जनरेटिव सेल होती है, परागण के अंदर होती है। ये क्या करती है, ये 2 मेल गेमेट बनाती है। और जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या करती है, ये इसको खाना देने का काम करती है, इसको नरिश करने का काम करती है। अब बहुत सारे जो परागण होते हैं, बहुत सारे जिनमें फूल वाले प्लांट होते हैं, उनमें 60% के अंदर तो क्या होता है, परागण इसी फॉर्म में होता है कि एक जनरेटिव सेल होगा और एक क्या होगी, वेजिटेटिव सेल होगी। ये कब की बात है, निषेचन से पहले की बात है। फिर ये परागण यहाँ से उड़ता हुआ ये कहाँ पर बना है, स्टेमन पुकेस पर बना है। उड़ता हुआ कहाँ पर पहुँचेगा, स्टिग्मा पर पहुँचेगा। वहाँ पर जैसे ही ये फर्टिलाइज करने लगता है तो ये क्या करती है, जनरेटिव सेल है ये क्या हो जाती है, आगे उनमें एक बार फिर से क्या हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है। माइटोसिस होता है या क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन होता है। तो इससे 2 सेल और बनेंगे, जो 2 सेल बनेंगे उसे ही हम क्या बोलते हैं, मेल गेमेट बोलते हैं। तो किसी किसी के अंदर तो ये निषेचन से पहले ही प्रेजेंट होती हैं मेल गेमेट, और किसी किसी में निषेचन जैसे पराग नली बनेगी तब जाकर के ये मेल गेमेट में कन्वर्ट होता है। अब हम इसको और थोड़ा आगे पढ़ लेंगे कि पराग नली जब बनती है तो कैसे ये 2 मेल गेमेट बनते हैं। तो 60% जो प्लांट होते हैं ना, 60% प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर तो ये क्या होता है, 2 सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है हमेशा परागण। कि जैसे ही परागण मैच्योर हुआ तो उसके अंदर ये 2 सेल प्रेजेंट हो गए। लेकिन कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें पराग नली बनने से पहले ही ये जनरेटिव सेल क्या कर लेते हैं, इसके अंदर माइटोसिस होकर के इससे 2 नर युग्मक बना लेती है। तो सोचो 2 नर युग्मक होंगे तो 2 कोशिकाएं ये हो जाएंगी और 1 कोशिका ये हो गई। तो कुल मिलाकर के कितनी कोशिकाएं हो गई, 3 कोशिकाएं हो गई। तो किसी किसी के अंदर ये जो परागण होता है ये 3 कोशिका का होता है या 3 सेल्ड होता है, और मैक्सिमम के अंदर ये क्या होता है, 2 सेल्ड होता है। तो कुल मिलाकर के समझ में आ गया, 60% के अंदर ये क्या होता है, 60% के अंदर ये क्या होता है, 60% के अंदर ये 2 सेल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि 3 सेल भी प्रेजेंट होता है किसके अंदर, बाकी के बचे हुए 40 के अंदर। वायबिलिटी रेंज फ्रॉम 30 मिनट टू मंथ। इनकी जो वायबिलिटी होती है कि ये परागण है ये कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, ये 30 मिनट से लेकर के 1 महीनों तक हो सकती है। ये हमारी बात हुई पूरी यहाँ तक। अब इसके आगे के पोर्शन की ये नर युग्मक बन गया, ये कैसे फीमेल, पहले हम इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये मेल गेमेट किस प्रकार से फीमेल तक पहुँचता है और क्या करता है, निषेचन करता है। अभी तक आपको इतना याद रखना है, परागण के अंदर क्या होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। कुछ में तो ये जनरेटिव सेल क्या करती है, पहले ही 2 मेल गेमेट बना लेती है जैसे ही, और कुछ में क्या होती है, ये बाद में बनाती है, जैसे निषेचन के बाद बनाती है। कैसे, ये आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। अभी तक आप याद रखना, एक परागण के अंदर एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल तो होती है, मतलब 2 सेल कंडीशन के अंदर तो ये प्रेजेंट होता ही है, और मैक्सिमम के अंदर ये इसी कंडीशन में प्रेजेंट होता है। और कुछ कुछ में क्या होता है, ये जनरेटिव सेल पहले ही 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो इसके आगे का पोर्शन हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आपको ये एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको एक बार फिर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से डायग्राम के साथ आपको समझाया है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट करके आप ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।